A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। तो जैसा कि मैं आपको हर बार बता रही हूँ कि क्लास 11 की हिस्ट्री एनसीईआरटी के इन चैप्टर्स में से हम सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को ले रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ सिखाते हैं और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे चैप्टर्स हमने नहीं लिए, हम सिर्फ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को, कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को ही पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर में हम लोग बात क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ओवर द टाइम, ओवर द सेंचुरीज, किस तरीके से रोमन एम्पायर फॉल करता है। हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। किस तरीके से अलग अलग ट्रेडिशनल जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ट्रेडिशनल चेंजेस किस किस रिल्म ऑफ लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि लोग किस तरीके से पढ़ाई करते थे, क्या सब्जेक्ट्स पहले पढ़ना शुरू करते थे और पहले बाद में फिर वो क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, राइट। वो हम बात करेंगे साइंस और फिलॉसफी में कैसे चेंजेस आते हैं, साइंस में कौन से नए डिस्कवरी होते हैं, फिलॉसफिकली लोग बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं इस टाइम पीरियड पर। आर्टिस्ट जो होते हैं वो किस तरीके से अपनी चेंजेस लेकर आते हैं पेंटिंग्स में, स्टाइल में, जो भी वो ड्रॉ कर रहे थे, पेंट कर रहे थे, स्कल्पचर्स को क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर किस तरीके के चेंजेस आते हैं। आर्किटेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, बुक्स प्रिंट की जाती हैं, ह्यूमन बींग्स का न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स डेवलप होता है, वुमेन के एस्पिरेशन के बारे में बात की जाती है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिबेट होता है कि किस तरीके से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो है उसके बीच में डिवीजन देखने को मिलेगा। कॉपरनियन रिवोल्यूशन, जो कि कॉपरनिकस जो है ये बताते हैं कि हमारी अर्थ जो है इट इज़ नॉट इन सेंटर, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सबको पहले लगता था कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, अर्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स और हम अर्थ पर रहते हैं तो इसलिए अर्थ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ में आता है लोगों को कि ये कॉन्सेप्ट एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है, अर्थ जो है वो सन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने की इस चैप्टर में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो 14 से 17 सेंचुरी में क्या हो रहा था कि टाउन्स की ग्रोथ होती है बहुत सारे कंट्रीज़ में यूरोप के, और अर्बन कल्चर डेवलप होना शुरू होता है। तो टाउन जो होते हैं वो आर्ट और लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाते हैं। 14 से 17 सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। तो रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू बी सीन एज समथिंग विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज फॉर हिमसेल्फ। मतलब रिलीजन जो है इंपॉर्टेंट तो पहले से ही था, अब क्या होता है कि रिलीजन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आने लगता है कि रिलीजन को आप अपने आप के लिए खुद से चूज कर सकते हो, आप खुद बात कर सकते हो कि आपके लिए रिलीजन का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और चेंजेस की तरफ फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़। तो क्या हुआ था, ये देखिए ये इटली का मैप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हुआ क्या था कि जब रोमन एम्पायर फॉल करता है तो इटली जो है वो बहुत वीक और फ्रेगमेंटेड हो जाता है रोम एम्पायर के फॉल करने के बाद। तो कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं होती है, पोप जो होता है उसका इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं बचता। तो वेस्टर्न यूरोप जो होता है वो लेटिन चर्च के अंडर चला जाता है, ईस्टर्न यूरोप जो है वो बाइजेंटीन एम्पायर के अंडर चला जाता है, और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इस्लाम, वहाँ पे इस्लाम का भी आगमन हो जाता है इस टाइम पे। तो जो पोर्ट्स एंड टाउन्स ऑफ इटालियन स्टेट हैं वो अब रिवाइव होना शुरू होते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ एम्पायर। अब हम जिस टाइम पीरियड की बात करेंगे तो दोबारा से रिवाइवल होगा पोर्ट्स का रिवाइवल क्यों हो रहा है? क्योंकि अब एक्सपेंशन हो रहा है ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा है। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हो रहा है, चाइना के साथ सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड हो रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड होना शुरू हो गया है और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड शुरू हो जाता है। तो अब इटली के वो वाले सारे पोर्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू होते हैं। रोमन एम्पायर के टाइम पे भी इटली बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता था, बट आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इटली का डिमिनिश हो जाता था थोड़ा। लेकिन अब 14 से 18 सेंचुरी के बीच वाले जो टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दोबारा से आपको रिवाइवल देखने को मिलेगा, राइट। अब क्या होता है, नो लॉन्गर यहाँ पे क्या होता है, दे नो लॉन्गर सॉ देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ पावरफुल एम्पायर बट इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। अब इटली की जो भी जगह थी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स मान रहे हैं। फ्लोरेंस एंड वेनिस जो है वो रिपब्लिक बन चुके हैं। रिच मर्चेंट और बैंकर का इस टाइम पे रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब जो है ट्रेड शुरू हो गया है बाकी के वर्ल्ड के साथ। तो अगर बाकी के वर्ल्ड के साथ ट्रेड शुरू हो जाता है और पोर्ट सिटीज़ डेवलप होंगे तो आप समझ जाइए कि किसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, बैंकर्स का और मर्चेंट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। और क्या हो जाता है,
क्लर्जी और फ्यूडल लॉर्ड्स वर नॉट पॉलिटिकली डोमिनेटेड नाउ। अब उस जगह पर, इटली वाली जगह की बात कर रहे हैं हम, अब फ्यूडल लॉर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकर्स और मर्चेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यूनिवर्सिटी और ह्यूमनिज्म में क्या चेंजेस आते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। अर्लियर जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी यूरोप में, तो हैड बीन सेटअप इन इटालियन टाउन्स, वो हुई थी। पाडुआ और बोलोग्ना जो यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नाम हैं। तो एज कॉमर्स वॉज द चीफ एक्टिविटी, अब आप समझ लीजिए कि कॉमर्स चल रहा है, मतलब ट्रेड कर रहे हैं हम बाहर के कंट्रीज़ के साथ, इटली की बात कर रहे हैं। तो अगर ट्रेड ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप किस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करेंगे। आप खुद देखिए, जिस चीज़ का बूम होता है, जैसे हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो 10 साल पहले, 12 साल पहले IT सेक्टर का बहुत ज़्यादा बूम आया, तो लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया। सिमिलरली अब वहाँ के लोगों ने देखा कि भाई ट्रेड बहुत ज़्यादा चीफ एक्टिविटी हो गई है, तो अब किसकी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लॉयर्स की और नोटरीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो लोग जो है लॉ पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को छोड़ के लॉ जो है एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट वहाँ बन जाता है। फ्रांसिस्को पेट्रार्च स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोज रीडिंग ऑफ एंशिएंट ऑथर्स, मतलब एंशिएंट ऑथर्स को पढ़ने के लिए भी लोग बोलते हैं कि आप उसको भी पढ़िए। एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो चेंज हो जाता है। द कल्चर वॉज लेबल्ड एज ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म बोला जाता है इस पूरे कल्चर को, जो कि अब एक चेंजिंग कल्चर सामने आ रहा है। तो ह्यूमनिस्ट कौन होते हैं, मास्टर्स हु ट्रॉट ग्रामर, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलॉसफी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी लोग पढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद में। तो ह्यूमनिज्म का कल्चर आता है। ह्यूमनिज्म में लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों की भी पढ़ने की शुरुआत होती है। तो ह्यूमनिस्ट कल्चर आ जाता है उसके बाद। तो जो सब्जेक्ट्स जो थे वर नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन बट एम्फेसिस स्किल डेवलपमेंट बाय इंडिविजुअल थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। डिस्कशन और डिबेट का रोल आ गया। सो द रिवोल्यूशनरी आइडियाज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं अटेंशन इन द न्यूली एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी इन फ्लोरेंस। तो अब इस तरीके की पढ़ाई होना शुरू हो जाती है। और आप ये देखिए, फ्लोरेंस का आपको स्केच देखने को मिलेगा, 1470 में बनाया गया है। फ्लोरेंस डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन द इटली। तो इटली का जो शहर है फ्लोरेंस, वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सिटी की तरह सामने आता है। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो नालंदा की बात करेंगे अगर हम, तो इसी तरीके से फ्लोरेंस जो सिटी है वो एक एजुकेशनल हब के तरीके से सामने आता है, जहाँ पे फिलोसॉफिकल डिबेट किए जा रहे हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की शुरुआत हो रही है। ये देखिए, ये गिटो पेंटिंग है ऑफ चाइल्ड जीसस, SSC इटली में ये जो है ये पेंटिंग बनाई गई है। अब ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या है, हमने ह्यूमनिज्म की बात की, तो ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो इससे पहले, इस स्लाइड से पहले हम ये देख लेते हैं जो पीरियडाइजेशन है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया। 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी जो है उसको मिडल एज बोला गया, और उस मिडल एज के बीच में से 5th से लेके 9th सेंचुरी जो थी उसको बोला गया डार्क एज। ठीक है, 9 से 11th सेंचुरी जो अर्ली मेडिवल थी, और 11 से 14th सेंचुरी को लेट बोला गया, और 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स के यूरोप को बोला गया मॉडर्न। तो क्या बोला गया, मिडल एज कहाँ से कहाँ तक चली, 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी, और 5th से 9th सेंचुरी वाली जो है वो डार्क एज है। अर्ली मिडल एज जो है वो 9 से 11th सेंचुरी को बोला गया। तो अर्ली मिडल एज जो हो गई वो कैसी हो गई, उसका मोस्टली पार्ट जो था वो डार्क एज था। उसके बाद होती है लेट मिडल एज, वो थी 11 से 14th सेंचुरी, और 14th सेंचुरी के बाद 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बोला जाता है मॉडर्न एज। ठीक है, तो ह्यूमनिस्ट जो थे वो बिलीव करते हैं कि डार्क एज हैज सेट इन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर। तो जो ह्यूमनिस्ट व्यू जो सपोर्ट करता था वो बोलता था कि भाई रोमन एम्पायर के बाद जो है यूरोप के अंदर एक डार्क एज आ गया। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये सोचा कि अब डार्क एज आ गया, तो डार्क एज के बाद की जो टाइम पीरियड है उसमें हम दोबारा से रिवाइव करेंगे ट्रू सिविलाइजेशन को। तो ट्रू सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात होती है। मिडल एज और मेडिवल पीरियड जो है मैंने समझ लिया कि क्या होता है। तो मिडल एज में क्या होता है, चर्च हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर पीपल्स माइंड। तो अब यहाँ पर लोग, चर्च का जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहती है इधर। साइंस एंड फिलॉसफी एंड अरब कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर अब हम ये बात कर लेते हैं। अब हमने ये बात किया, रोमन एम्पायर फॉल कर गया था, उसके बाद वाले टाइम को डार्क एज बोला गया। उसके बाद का जो टाइम आता है उसमें क्या बोलते हैं कि रिवाइव करते हैं हम उसको। नए नए अभी जैसे लॉ पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया था, पोर्ट सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, और अब साइंस एंड फिलॉसफी में क्या चेंज आते हैं हम लोग ये बात करेंगे। साइंस एंड फिलॉसफी और अरब जो वर्ल्ड है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अरब जो होते हैं, अरब वाला जो अरेबियन पूरा पेनिसुला है जहाँ पे अरब लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहाँ के जो ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने जो क्या किया, प्रिजर्व किया और ट्रांसलेट किया एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो उनकी पुरानी परंपरा थी, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो उस टाइम के वहाँ के लोगों के, उनको उन्होंने प्रिजर्व किया। तो 14th सेंचुरी में बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने रीड करना शुरू किया वर्क ऑफ ग्रीक राइटर
प्लेटो और एरिस्टोटल जो हैं उनके वर्क को लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तब शुरुआत होती है फिलोसॉफिकल डिस्कशंस की, राइट। सो दीज वर द वर्क्स ऑन नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। तो ये देखो, पहले मैं आपको हमेशा बताती हूँ जब हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो जब आप पहले वाले स्कॉलर्स देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटो और एरिस्टोटल, तो आप इसको फिलोसफी में भी पढ़ेंगे, इन्हीं स्कॉलर्स के आप साइंटिफिक थॉट्स भी पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी जब मुझे सबसे पहले पता चला। बट ये ऐसा ही है, जो इंसान साइंस भी पढ़ रहा है ना, तो अल्टीमेटली उसको कंक्लूजन कहाँ पे होता है, फिलोसफी पे जाकर। हमें ऐसा लगता है कि फिलोसफी इज ऑल अबाउट सूडो साइंस, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप साइंस पढ़ना शुरू करोगे तो अल्टीमेटली आप फिलोसफी पे उसको कल्मिनेट करते हो एक पॉइंट पर जाकर। तो जो बहुत ज़्यादा रिनाउंड स्कॉलर्स रहेंगे, प्लेटो और एरिस्टोटल, तो वो साइंस भी की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे और फिलोसफी की भी बात करते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया गया। तो इनिशियली क्या था, जो करिकुलम था यूनिवर्सिटीज़ में वो डोमिनेट कर रहा था लॉ से, जो मैंने बताया था, क्योंकि पोर्ट सिटीज़ डेवलप हो रहे थे। बट लेटर ऑन मेडिसिन एंड थियोलॉजी भी आ जाती है वहाँ पर, ठीक है। लेटर क्या होता है, ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट भी आ जाते हैं इंट्रोड्यूस होना। ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स में क्या, हिस्ट्री, आर्ट, ये सब पढ़ना भी हम शुरू कर देते हैं। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पढ़ाई के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों ने जो है एंशिएंट राइटिंग है उनको ट्रांसलेट किया, उनको प्रिजर्व करके रखा। बाद में आने वाले लोगों ने उन्हीं राइटिंग्स को पढ़ा, उनको समझा, तो नए नए चेंजेस आना शुरू हुए। आर्टिस्टिक और रियलिज्म के बारे में बात करते हैं। अब आर्टिस्टिक लाइफ में क्या चेंज आता है, तो आर्टिस्ट की लाइफ में आप देखेंगे कि मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडिया, तो फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाती है आर्ट और कल्चर के बारे में भी। आर्टिस्ट जो थे वो इंस्पायर होते हैं बाय स्टडिंग वर्क ऑफ पास्ट, वो दोबारा जो पुराना रोम टाइम वाला जो पीरियड था उसके आर्ट को दोबारा से पढ़ते हैं। एक्सकवेशंस की जाती हैं, जो एंशिएंट सिटीज़ थे रोम के, और जो उनके आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं, बिल्डिंग्स निकलते हैं, उसके बारे में वो लोग पढ़ते हैं और वो लोग उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। तो आर्टिस्ट जो होते थे उस टाइम के रोमन पीरियड की, जो परफेक्टली प्रोपोर्शन मैन और वुमेन के जो फिगर्स थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिसप्रोपोर्शनेट बनाते थे, वो पूरा नाप के बनाते थे कि वुमेन अगर बना रहे हैं, मैन अगर बना रहे हैं, तो कैसे दिखते वैसा ही बनाते थे। तो जो उनकी रियलिस्टिक इमेजेस होती थी उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो इस इटली के अंदर स्कल्पचर्स कंटिन्यू करता है ट्रेडिशन में, ठीक है। साइंस जो होता है, अब इस टाइम पे ये वो वाला टाइम पीरियड है जब साइंस के बारे में भी डिस्कवरीज हो रही है। तो जो साइंस है वो आर्टिस्ट को भी हेल्प कर रहा है। आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनके पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और ह्यूमन एनाटमी को स्टडी कर रहे हैं। आप सोचिए इतना अच्छे से आर्ट डेवलप हो रहा है कि आर्टिस्ट जाके ह्यूमन एनाटमी स्टडी कर रहे हैं, जस्ट ये समझने के लिए कि हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि वो जब अपने स्कल्पचर्स को बनाए या पेंटिंग्स को बनाए तो वो उसको बिल्कुल रियलिस्ट रख पाए। तो ये दोनों चीज़ों का कल्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। आर्टिस्ट जो है साइंटिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं सीखने के लिए। क्या होता है, पहली ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया जाता है। एंड्रियास वेसेलियस वॉज द फर्स्ट टू डायसेक्ट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया जाता है समझने के लिए, मॉडर्न फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए, मेडिसिन को डेवलप करने के लिए, सर्जरी को डेवलप करने के लिए, इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट होती है और बॉडी का डायसेक्शन होता है। उसी चीज़ों को आर्टिस्ट भी स्टडी करते हैं और वो अपनी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में उसको यूज़ करते हैं। पेंटर्स जो है वो ज्योमेट्री का नॉलेज यूज़ कर रहे हैं। ऑयल पेंटिंग शुरू हो चुकी है। चाइनीज़ और पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको यूरोप में, क्योंकि उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप है। एनाटमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इटालियन आर्ट को एक नया ही फॉर्म दे देती है। तो इटालियन आर्ट जो आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड ओवर आप पूरे आर्ट को कंपेयर करेंगे तो इटालियन आर्ट आपको बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाई देगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है, अब आप समझ सकते हैं कि इटालियंस जो हैं उन्होंने अपने आर्ट के अंदर साइंस को भी लेकर आए, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, तब जाके उन्होंने अपने एकदम रियलिस्टिक आर्ट को डेवलप किया। तो ज्योमेट्री का नॉलेज यूज़ कर रहे हैं पेंटर्स। ऑयल मीडियम यूज़ हो गया है, बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बाकी कंट्री से, और रियलिज्म आ गया। मतलब रियलिज्म जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही दिखाओ, ऐसे बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं होना। आर्किटेक्ट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। 15th सेंचुरी में आपको क्या मिलेगा, सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन ए स्पेक्टेकुलर वे। 1417 में जो पोप्स थे जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर थे। जो आर्किटेक्ट है, मैंने बताया आपको कि उन्होंने पुराने एंशिएंट सिटीज़ को एक्सकेवेट किया और वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, वहाँ के स्ट्रक्चर जो थे उनसे इंस्पायर होते हैं। तो उसको स्ट्रक्चर को स्टडी करके जो होता है क्लासिकल पीरियड आ जाता है एक इटली के अंदर, जिसमें पुराना जो रोमन स्टाइल था उसी स्टाइल के आर्टिफैक्ट्स को दोबारा बनाया जाता है, उसी तरीके के बिल्डिंग्स को, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स जो है उनको दोबारा से रिवाइव किया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जो पुराना वाला स्टाइल था वो इसलिए रिवाइव हुआ क्योंकि लोगों ने इंटरेस्ट शो किया पुराने वाले आर्ट एंड कल्चर में और उसको दोबारा से रिवाइव किया जाता है। तो इसको क्लासिकल आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये देख लीजिए आप इसको, द पेटा
इसके अंदर मदर मैरी जो है उन्होंने जीसस को होल्ड किया हुआ है। ये पेंटिंग है पेंटेड बाय सीलिंग इन द सिस्टीन चैपल जो है उसके अंदर ये पेंटिंग पेंट की गई है। स्कल्पचर जो है उसको द पेटा कहा जाता है। डिज़ाइन द डोम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च, जो सेंट पीटर्स चर्च है इटली में, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, स्कल्पचर भी और इसका पेंटिंग भी। ये इसका दूसरा है डिज़ाइन द ड्यूमो ऑफ फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस में आपको द डोम ऑफ फ्लोरेंस जो है ये कैथेड्रल डिज़ाइन बाय ब्रुनेलेस्ची। ओके, आई एम सो सॉरी, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इन्होंने वो ये डिज़ाइन किया हुआ है, फिलिपो ब्रुनेलेस्ची। ओके, इटालियन प्रोनाउंसिएशन होगा, मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट का जो है डिज़ाइंस इस टाइम पे इटली में बनाए जा रहे थे। तो पॉइंट ये है कि अब तक जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा तो हमने देखा कि अलग अलग जो स्फीयर्स हैं लाइफ के उन सब के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ओवर द टाइम, राइट। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कहाँ पे हुई? फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स आती है इस टाइम पे, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, टेक्नोलॉजी ऑफ 16th सेंचुरी में, द मास्टरी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। जो चाइनीज़ है वो कॉन्ट्रीब्यूट द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मंगोल्स रूलर्स फैमिलराइज यूरोपियन ट्रेडर्स विद प्रिंटिंग। चाइना के अंदर सबसे पहले बुक्स प्रिंट होना शुरू हुए, फिर मंगोल्स के जो रूलर्स थे उनके थ्रू होते होते वो यूरोप में भी आता है, इंडिया में भी आता है, सब जगह धीरे धीरे प्रिंटिंग टेक्निक आ जाती है। तो पहले जो टेक्स्ट थे, अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्ट इन अ फ्यू हैंड रिटन कॉपीज। जब प्रिंटिंग आ जाती तब उसकी मल्टीपल कॉपी प्रिंट होना शुरू होती है। आप इस चीज़ को समझिए, पहले सिर्फ हाथ से लिखा जाता था। अगर आप हाथ से लिखेंगे तो उसके कितने कॉपीज़ बना पाएंगे आप? लिमिटेड कॉपीज़ रहेंगी। बट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ईजाद होने की वजह से एक ही बुक के या मनुस्क्रिप्ट्स के या पुराने एंशंट टेक्स्ट को आप प्रिंट कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले 1455 में 150 कॉपीज़ बनाई जाती हैं बाइबल की प्रिंट करके, ठीक है। तो जॉनेस गुटनबर्ग जो हैं जर्मन में, हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, इन्होंने सबसे पहले यूरोप के अंदर जर्मनी में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी और उसके बाद जो है वो प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। 1500 तक बहुत सारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं नियरली ऑल इन लैटिन वर प्रिंटेड इन इटली। सबको जो है प्रिंट कर लिया जाता है। आइडियाज़, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन, वो अगर आप देखिए प्रिंटिंग टेक्स्ट आपके पास है तो क्या होगा, आप उसको बुक्स के फॉर्म में पढ़ पाएंगे। आजकल का ज़माना तो इंटरनेट का है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि बुक्स जब नहीं होती थी तो कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी। तो जब बुक्स पहली बार आती हैं प्रिंट होने के बाद तो लोग उसको पढ़ पाते हैं, तो नॉलेज जो है वो डिसेमिनेट होती है। पहले जो नॉलेज थी वो कन्फाइन होती थी सिर्फ कुछ लोगों के पास। तो आइडियाज़, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन अब डिसेमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग हैबिट शुरू हो जाती है। ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली। तो ये जो ह्यूमनिस्ट कल्चर था कि भाई अपना रिलीजन के बारे में आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है पूरे इटली के अंदर। तो न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स आ जाता है। तो ये अभी इसका फर्स्ट पार्ट था। इस चैप्टर को हम सेकेंड पार्ट में कल में पूरा कंक्लूड करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे थे? इस चैप्टर में हम बेसिकली बात कर रहे थे अबाउट द चेंजिंग आइडियाज़, किस तरीके से धीरे धीरे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में आइडियाज़ चेंज होते हैं और वो चेंजिंग आइडियाज़ जो है किस तरीके से लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में चेंजेस आ रहा है, आर्किटेक्ट में चेंजेस आ रहा है, बुक्स के अंदर चेंजेस आ रहा है, रिलीजन के अंदर चेंजेस आ रहा है, पढ़ाई के अंदर चेंजेस आ रहा है, लोगों की हैबिट्स के अंदर चेंज आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप अपने बाकी लोगों को भी ज़रूर बताएं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।